हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो 2023 की यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, उसी को मद्देनजर रखते हुए करंट अफेयर्स की क्लास हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स की क्लास में जैसे कि जो महत्वपूर्ण लगभग 100-150 टॉपिक हैं उसको हम कराएंगे, उसी से लगभग आपके क्वेश्चन भी टैकल हो जाएंगे। तो आप निरंतर इस चैनल पे बने रहिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ पूरी जी जान से मेहनत करके लगेंगे और आपको भी खूब मेहनत से लगना पड़ेगा। तो आइए आज से हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास शुरुआत करते हैं यूपीपीसीएस 2023 बैच के लिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा कजाकिस्तान देश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो जो अफगानिस्तान देश है उसके साथ कजाकिस्तान अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चर्चा में यह देश इसलिए रहा कि अभी वहां पे जो राष्ट्रपति हैं उनके कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई है, साथ ही साथ कजाकिस्तान की जो राजधानी है उसमें भी अभी परिवर्तन किया गया है। तो उसकी जो राजधानी पहले नूर सुल्तान थी, तो फिर से उसको बदल कर क्या कर दिया गया, अस्थाना कर दिया गया। उसी को लेके और वहां पे एक शिखर सम्मेलन भी हुआ है, उसी को लेके अभी ये चर्चा में देश रहा है। कौन सा? कजाकिस्तान। तो ये अपनी सीमा साझा जो उसके पड़ोसी देश, इसमें से चीन के साथ भी करता है, रूस के साथ भी ये अपनी सीमा साझा करता है और उज्बेकिस्तान से, लेकिन अफगानिस्तान से अपनी सीमा साझा ये नहीं करता है। इससे संबंधित जो और तथ्य हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप मैप में भी देख पा रहे होंगे कि रूस जो है ये इसके क्या है, उत्तर में और साथ ही साथ उत्तर पश्चिम में ये अपनी सीमा साझा कर रहा है। और ये आप जो कैस्पियन सागर के बारे में पढ़ते हैं उससे भी क्या कजाकिस्तान अपनी सीमा साझा कर रहा है। और साथ ही साथ जो और अन्य कंट्री है जो इससे सीमा साझा करते हैं उसमें से तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और साथ ही साथ चाइना और किर्गिस्तान, यानी कि 5 देश ऐसे हैं जो कजाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। और उसमें से एक कैस्पियन सागर भी है। और साथ ही साथ जो हम लोग अरल सागर के बारे में भी पढ़ते हैं, तो अरल सागर किसके साथ? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच ये अपनी सीमा साझा भी करता है। कौन सा? अरल सागर। और इससे संबंधित तो जो कजाकिस्तान है ये क्या है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सहित जो मध्य एशियाई देश हैं, अभी उनके बीच शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। और साथ ही साथ कजाकिस्तान जो है वो मध्य एशिया का एक देश है और साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे 9वां बड़ा देश भी कजाकिस्तान है। यह उत्तर में, जैसे कि आपको बताए हैं, उत्तर में कौन सा? रूस है और उसके बाद पश्चिम में भी रूस है, फिर कैस्पियन सागर से और चाइना से और 3 अन्य जो छोटे छोटे देश हैं ये इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो उसमें से दक्षिण में कौन से हैं? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और साथ ही साथ अरल सागर और तुर्कमेनिस्तान, और दक्षिण पश्चिम में ये कैस्पियन सागर से घिरा हुआ देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चर्चा में रहा फिशिंग शब्द किससे संबंधित है? तो जैसे कि आपको पता है आज जो हम देखते हैं डिजिटल कलर से क्या हो रहा है, मोबाइल के, लैपटॉप के संसाधनों का खूब उपयोग किया जा रहा है। तो जो डिजिटल कलर हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि धोखाधड़ी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। लोग ऐप के माध्यम से, आपके पास फोन के माध्यम से क्या आपके साथ बैंक से संबंधित आपकी जानकारियां लेते हैं। तो उसी से संबंधित जो शब्द है फिशिंग शब्द अभी चर्चा में रहा, जो धोखाधड़ी से संबंधित है। इससे संबंधित क्या है? भारत में बढ़ते डिजिटलीकरण से फिशिंग जैसी घटनाओं में तेजी देखने को मिल रही है। यह क्या है? तो यह एक प्रकार का धोखाधड़ी है जिसके साथ जो उपयोगकर्ता हैं, जो साइबर अपराधी होते हैं, वो आपको पासवर्ड के माध्यम से, जन्मतिथि के माध्यम से क्या करते हैं, आपसे जानकारी प्रकट करने हेतु लोगों को बरगलाने का काम
करते हैं साइबर अपराधी लोग। उसी के माध्यम से आपका क्या, जब उसको वो पासवर्ड या जो आप जन्मतिथि या कुछ भी उनके हाथ आपकी इंफॉर्मेशन लग जाती है तो वो आपको पैसे के लालच देके आपके अकाउंट से या आपको हानि वो लोग पहुंचा देते हैं। तो फिशिंग शब्द क्या है? यह एक प्रकार का धोखाधड़ी है जो किससे संबंधित है? जो डिजिटलीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला और शिल्प के संदर्भ में होदी क्या है? तो होदी जो है ये नाव बनाने की एक कला है या शिल्प है जो कहां पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे कि आपको पता है कि अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उन्हीं में से एक जो है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं के जनजातीय लोगों के द्वारा अभी क्या, होदी जो है एक नाव बनाने की जो शिल्प है उसके द्वारा इसका निजात किया गया है या इजाद किया गया है। तो हाल ही में जो निकोबारी होदी शिल्प के लोग हैं जो भौगोलिक संकेतक यानी कि इसी नाव बनाने की जो कला है उसको मांग क्या कर रहे हैं, जीआई टैग की मांग कर रहे हैं, जिसे हम जियोग्राफिकल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। उसकी मांग वहां के जनजातीय लोगों के द्वारा की जा रही है। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उत्पादों के लिए जीआई टैग मांगने का यह पहला आवेदन किसके द्वारा किया गया है? तो पहला आवेदन जो किया गया है अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके द्वारा किया गया है। होदी क्या है? तो होदी निकोबारी जो जनजाति हैं उनके द्वारा क्या, एक पारंपरिक नाव बनाने की क्या है, एक शिल्प है या कला है। होदी बनाने की जो तकनीक है वो निकोबारियों के उनके पूर्वजों यानी कि जो इससे पहले भी वो लोग नाव बनाते थे, उन्हीं पूर्वजों की ये देन है कि जो वो लोग नाव अपना बना रहे हैं। या स्थानीय रूप से उपलब्ध पेड़ों, घासों या और सारी चीजों को मिला के उस चीज का ये नाव का इजाद किए हैं। कौन से? जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की जनजातियों के द्वारा ये नाव बनाने की तकनीक अभी की गई, जिसके लिए उन्होंने भौगोलिक संकेत की मांग भी की गई है। और यह भौगोलिक संकेत किसी केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा मांगने वाला यह प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जोनी बील है मेला है, यह भारत का एकमात्र मेला है जहां आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। यह मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थात यह है कि जैसे कि हम प्राचीन भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली उपस्थित थी। हम चाहे कोई अनाज देके दूसरे से एक अनाज लेते थे तो उसी को हम क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। आज भी उसी परंपरा पर आधारित एक मेला जो लगता है जिसे हम जोनी बील मेला के नाम से जानते हैं। यह भारत के किस राज्य में लगाया जाता है? तो भारत के ये असम राज्य में ये मेले की परंपरा आज भी वहां पे उपस्थित है। तो इससे संबंधित और भी फैक्ट्स देखते हैं। या असम के जोन बील के दयांग बेलगुरी में आयोजित होने वाला तिवा समुदाय, जो तिवा समुदाय के द्वारा ये 3 दिवसीय मेला है जो कहाँ पे, असम राज्य में लगाया जाता है और तिवा समुदाय के द्वारा और 3 दिन के लिए लगाया जाता है। जोनी बील जो है उस झील से के किनारे, जिस झील के किनारे क्या ये मेला लगता है, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और साथ ही साथ मेला शुरू होने से पहले मानव जाति के कल्याण के लिए क्या की जाती है, वहां पे अग्नि पूजा का आयोजन भी किया जाता है साथ ही साथ। और मेले की शुरुआत जो है जोनी बील आर्द्र भूमि क्या है, जो जिसे हम वेटलैंड के नाम से जानते हैं, वहां पे सामुदायिक मछली पकड़ने से होती है। यानी कि इस मेले का प्रारंभ जो है वहां पे उपस्थित जो आर्द्र भूमि है उसमें मछली पकड़ने से इस मेले का शुभ आरंभ होता है। और मेले की थीम क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत में यहाँ वहां रहने वाले जितने भी असमीय समुदाय और जनजातियों के बीच सामंजस्य का भाईचारा स्थापित करने के लिए इस मेले की थीम इस बार इसको बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जिसे हम NSC के नाम से जानते हैं की स्थापना किसकी सिफारिशों पर की गई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की, जिसे हम NSC के नाम से जानते हैं, तो वो रंगराजन आयोग जो है उन्हीं के सिफारिशों के बाद इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में जो राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं उनको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग क्या क्या बनाया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसीलिए यह आयोग अभी चर्चा में रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जिसे हम NSC भारत सरकार द्वारा 1 जून 2005 के प्रस्ताव के माध्यम से क्या किया गया था? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? तो भारत सरकार द्वारा 1 जून 2005 से की जाती है। इसकी स्थापना जैसे कि हमने बताया कि रंगराजन आयोग की सिफारिशों के बाद कैबिनेट के फैसले के तहत की जाती है। रंगराजन आयोग द्वारा 2001 में भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा भी की गई थी, उसी को आधार मानते हुए इसका गठन किया गया था। NSC का जो गठन है 12 जुलाई 2006 को सांख्यिकी मामलों में नीतियों और साथ ही साथ उसकी जो प्राथमिकताओं और मानकों को विकसित करने के लिए एक जनादेश के साथ किया गया था। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो 1+4 का इसमें यानी कि इसके एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। जो अभी अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में बनाए गए हैं वो कौन है? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर क्या है? इसके अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का जो महापंजीयक जिसे हम RGI कहते हैं के नाम से जानते हैं कि स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1961 में क्या किया गया था? भारत का जो महापंजीयक है जिसे हम RGI के नाम से जानते हैं उसकी स्थापना 1961 में की जाती है भारत सरकार के द्वारा। भारत के जो महापंजीयक है उसमें उसका कार्य क्या है? तो जो मातृ मृत्यु दर है और जो 1 लाख पे क्या होता है, 1 लाख जीवित बच्चों पे जो माताओं की मृत्यु हो जाती है उसकी जनगणना और साथ ही साथ शिशु मृत्यु दर जिसे हम IMR के नाम से जानते हैं के संबंधित जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो भारत का महापंजीयक है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। ये आंकड़े जो है MMR और IMR की गिरावटों में वृद्धि को दर्शाते हैं और साथ ही साथ जो भारत का महापंजीयक या महारजिस्ट्रार होता है जिसे रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1961 में की जाती है। और इसकी जो स्थापना है वो किसके अधीन है? तो कौन से मंत्रालय के? ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन ये स्थापित है। और इसका कार्य क्या है? तो जैसे कि भारत की जो जनगणना है, भारतीय भाषा का जो सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के क्या करता है? परिणामों की व्यवस्था और संचालन और साथ ही साथ विश्लेषण का काम भारत का महापंजीयक के द्वारा किया जाता है। प्रायः जो इसमें क्या होते हैं, एक सिविल सेवक को ही रजिस्ट्रार के पद पे नियुक्त किया जाता है जिसकी रैंक जो सचिव स्तर की होते हैं उसी को इसका सचिव नियुक्त किया जाता है। और भारत के जो वर्तमान क्या है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो डॉक्टर विवेक जोशी जी को बनाया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन जिसे हम फाओ के नाम से जानते हैं का मुख्यालय ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो इटली के रोम में स्थित है। हाल ही में जो खाद्य और कृषि संगठन जिसे हम फाओ द्वारा द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट इसके द्वारा अभी जारी की गई है। रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? तो खाद्य प्रणालियों को अस्थायी रूप से, जैसे कि आपको पता है दुनिया भर में खाद्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उसी को चलते हुए ये रिपोर्ट विकसित की गई है। तो इसमें क्या किया गया? लचीले और समावेशी भविष्य के लिए एक रणनीतिक सोच और कार्यों को प्रेरित करना है रिपोर्ट का उद्देश्य। स्थापना कब होती है इसकी? तो स्थापना जो होती है 1945
1945 में इसकी स्थापना होती है, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945 में होती है। और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में कुल 6 अंग हैं, यानी 6 निकाय हैं, तो उन्हीं में से एक विशेष एजेंसी के रूप में फाओ काम करता है, जो क्या करती है, भूखमरी को समाप्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यानी कि दुनिया भर में क्या किया जाता है, प्रयासों का यह एक नेतृत्व करती है और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता में ये अपनी योगदान करता है। लक्ष्य क्या है, तो सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और सुनिश्चित करना कि लोगों के प्रयास पर्याप्त क्या हो, उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित उसके पास पहुंच हो, यही इसका लक्ष्य रखा गया है। मुख्यालय इसका रोम के जो रोम है शहर है वो इटली में क्या किया गया है, इसका मुख्यालय खोला गया है। यह 195 सदस्य और 194 देशों और यूरोपीय संघ, यानी कि जैसे कि आपको पता है टोटल इसके 195 सदस्य हैं और उसमें से 194 देश हैं, और जैसे कि यूरोपीय यूनियन है जिसमें कुल 28 देश हैं, तो वो भी इसका क्या किया गया है, एक देश के तौर पे इसका मेंबर है। के साथ दुनिया भर में लगभग 180 देशों के लिए ये काम करता है फाओ, जो अभी जिसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा किए। एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट किसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है, तो जो गूगल कंपनी है या संस्था है उसी के द्वारा एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, जिसे हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के नाम से जानते हैं, मनाया जाता है। तो 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उद्देश्य क्या है, तो देश के जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या किया गया है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए इस उद्देश्य से ये प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस यानी कि 2019 से लेकर 2023 तक की थीम क्या रखी गई थी, एडवेंसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, इसकी थीम रखी गई थी। 2019 से लेके 2023 तक की थीम रखी गई है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की स्थापना जो होती है वो वर्ष 1994 में अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन, जिसे हम ICAO की 50वीं वर्षगांठ के तौर पर के हिस्से के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। और 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर को क्या किया जाता है, 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में हम लोग इसको मान्यता देते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया, तो अंतरराष्ट्रीय जो मानव अधिकार दिवस जो मनाया गया वो 10 दिसंबर को अभी मनाया गया है। मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा है, जिसे हम UDHR को अपनाया था, यानी कि जो मानवाधिकार की सबसे बड़ी जो घोषणा है, सार्वभौमिक घोषणा है, उसी दिन क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इस वर्ष की जो थीम है वो मानव अधिकार दिवस जो थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, जो क्या है ये 2022 के लिए मानव अधिकार की थीम बनाई गई है। तो जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की जो टोटल 6 अंग है उसमें से जो महासभा के द्वारा क्या किया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है वो आयोजित किया जाता है। जो अन्य 6 निकाय हैं उसको बारे में हम लोग भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे परीक्षा के लिहाज से
महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग है उनमें से पहला अंग जो है वो महासभा है, जिसके द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो 10 दिसंबर को मनाते हैं, तो इसी संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था के द्वारा मनाया जाता है। दूसरी जो संस्था है वो है सुरक्षा परिषद, और तीसरी जो संस्था है आर्थिक और सामाजिक परिषद है, और जो चौथी है वो ट्रस्टीशिप परिषद है, और 5वीं सचिवालय है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसकी 6ठी संस्था है, जिसका मुख्यालय क्या है, नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है। अन्य जो 5 संस्थाएं हैं जैसे कि महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, और साथ ही साथ ट्रस्टीशिप और सचिवालय, इनके जो मुख्यालय है वो यूएसए के न्यूयॉर्क में अवस्थित है, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है। जो अन्य महत्वपूर्ण डे अभी दिसंबर मंथ में मनाए गए हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, और साथ ही साथ बीएसएफ का जो 58वां स्थापना दिवस भी मनाया गया, और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और साथ ही साथ विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के बारे में, और साथ ही साथ गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया गया। 3 दिसंबर को जो विकलांग यानी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया गया, और 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि, यानी कि इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी, तो उनकी 66वीं जो पुण्यतिथि है वो 6 दिसंबर को मनाई गई। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया, और 8 दिसंबर को सार्क का चार्टर दिवस मनाया गया, और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मना चुके हैं। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में और भी जो चीजें हैं लिंक कर सकते हैं, आप बताइए, उसको लिंक किया जाएगा। इसमें और बेहतर तरीके से सुधार भी किया जा सकता है। ये यूपीपीसीएस जो 2023 के लिए है उसी से संबंधित मद्देनजर रखते हुए ये करंट अफेयर्स की क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं। जो भी आपको इसमें सुझाव देना हो आप दे सकते हैं, और इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।